स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो आज हम लोग घटना चक्र का जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका दूसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप ग्रेजुएशन के छात्र रहिए या फिर पीजी के छात्र हो या फिर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि आप शॉर्टकट में अगर आप चाहेंगे कि हम चैट जीपीटी और एआई से हम कुछ स्लाइड वगैरह हम क्या करें कि उसको पढ़ ले। अब बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर हम देखते भी हैं, तो उससे आप का एक इंटरटेनमेंट हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा अगर आप लक्ष्य बना करके चलते हैं तो आपके पास जो सिलेबस है वो कवर करना होगा। और लोग अपना से भी बहुत सारा चीज़ बना लेते हैं, लेकिन ये चूँकि 226 प्रश्न पत्र है इसमें और 29 वर्षों के प्रश्न पत्र है घटना चक्र में। और हमने देखा है, चूँकि हमने भी जब नेट को क्वालिफाई किया तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इससे हमें कोऑपरेशन मिला। और इसलिए आप शॉर्टकट जो मेथड है उससे आपको थोड़ा सा भागना होगा। वो आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में कि चलो ऐसा फोटो आ रहा है, ऐसा स्लाइड आ रहा है, लेकिन रिजल्ट आपका लगभग हम समझते हैं कि उससे जीरो आएगा। और ये मजाक का चीज़ नहीं है कि हाँ हम चैनल पर आकर के कुछ हंसी मजाक कर दे, इंटरटेनमेंट कर दे और आपका सिविल सर्विसेज जैसे लेवल की तैयारी हो जाए, तो ये इतना इजी चीज़ नहीं है। इसलिए इसको जो है आपको पूरे सिलेबस कवर करना होगा। और आप स्लाइड वगैरह या छोटा छोटा जो चीज़ को आप देख करके आप सोचिएगा कि हम इतना बड़ा प्रिपरेशन कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर ले या फिर हम नेट बेट वगैरह का हम तैयारी कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं। तो चलिए आज हम लोग ये जो पाषाण काल को पढ़ रहे हैं कि 226 जो प्रश्न पत्र है, यानी 29 वर्षों में जो भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले जो पीसीएस एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम है और भी अदर्स एग्ज़ाम है, उसमें पाषाण काल से, स्टोन एज से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन है। और उस कलेक्शन के हिसाब से आपके पास एक कॉन्सेप्ट भी आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के साथ आपको दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ लिए थे वहाँ तक, और हम लोग आपको पूरा पाषाण काल समाप्त किए थे, मध्य पाषाण काल हम लोग के तरफ बढ़े थे। तो यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायसेन, और वहीं पर आपको एक भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला आपको स्थल है। और ये भीमबेटका जो है ये आपको यहाँ पर केव पेंटिंग्स है, गुफा चित्रकला है, गुफा चित्रकला है यहाँ पर भीमबेटका में। तो ये जो भीमबेटका है यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का ये श्रेष्ठ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो आप प्रागैतिहासिक से आप समझ रहे हैं कि प्राग इतिहास उसको कहते हैं जिस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन देखिए ये आपको रॉक पर पेंटिंग कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट का एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्राग इतिहास कहते ही उसको है जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये शैल चित्रकला, शैल का मतलब होता है पत्थर, यानी आपको भीमबेटका की जो गुफा है उसमें आपको चट्टानों पर, शैल पर चित्रकला जो है उस समय के मानव के द्वारा किया गया है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, और ये आपको मेसोलिथिक एज का है, मध्य पाषाण काल का है आपको ये चित्रकला। ये दूसरा देखिए आपका स्टार है ये दिया हुआ, भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए। जितना भी हमें केव
हम कह सकते हैं शिलाश्रय का मतलब होता है कि गुफा निवास उसको हम बोल सकते हैं, यानी जिसको कहा जाता है कि बड़े बड़े पत्थर का आश्रय स्थल जो है उस समय के मानव बना लेते थे। तो उस तरह के 700 ये आपको गुफा आवास मिला है, शिलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं। टोटल 700 प्राप्त हुए हैं भारत में, उसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। अब ये 700 के 700 को नंबरिंग नहीं दिया गया है, जैसे गुफा चित्रकला संख्या 1, चित्रकला संख्या 2, तो इस तरह से 700 शिलाश्रय हमको मिले हैं। मानव के रहने के पहाड़ों की गुफाओं में जो आश्रय बनाए गए थे मानव के द्वारा, तो वैसे शिलाश्रय हमें 700 मिले हैं, लेकिन उसमें से 700 में से 243 को ही आपको नंबरिंग किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये संख्या सब पूछ देता है और वो बड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। अब इसमें 133 जो शिलाश्रय है उसमें आपको पेंटिंग्स का एविडेंस मिला, और ये सभी के सभी जो पेंटिंग्स है ये आपको मध्य पाषाण काल के हैं, मेसोलिथिक एज का है। तो अब देखिए, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशंस का इसकी देख रेख करती है यूनेस्को को, और ये क्या करती है कि पूरे दुनिया में जो भी ऐतिहासिक महत्व की जो स्थल है, जो भी इनको मिलते हैं, तो उसके पूरे प्रोटेक्शन का संरक्षण पर आपको एक्सपेंस करती है, उस पर खर्च करती है यूनेस्को, यानी कह सकते हैं कि उसको गोद ले लेती है। तो यूनेस्को ने इस भीमबेटका जो शैल चित्र है इसको भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आप जानते हैं कि हमारा जो ताजमहल है उसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो ये भीमबेटका जो शैल चित्र है उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल यूनेस्को के द्वारा कर लिया गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे का, हम देखते हैं आगे का जो पॉइंट है उस पर देखिए। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। जो नियोलिथिक एज है उसमें हम कह सकते हैं कि खेती की शुरुआत हुई, खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हुआ, खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। देखिए, ये नवपाषाण काल में ही गेहूं की खेती की शुरुआत हुई। आपको पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में आपको किसी खेती के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। हमें अगर खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है नवपाषाण काल में, और इसमें गेहूं की कृषि जो है सो आपको प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अब देखिए, ये नया जो एक्सप्लोरेशन है, हम कह सकते हैं कि नया खोज, पुरानी जो खोज है उसके आधार पर आपको गेहूं की खेती का प्रारंभ आपको कहाँ होता है, कब होता है, नवपाषाण काल में होता है। पुराना जो हमारा खोज है उसके आधार पर जो अनुसंधान है, लेकिन नया जो खोज है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुराना खेती का जो साक्ष्य हमें मिलता है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरा देव है। ये लहुरा देव है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ चावल के दाने मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इसका अगर समय काल अगर पुरातत्वविदों ने ज्ञात किया है
तो वो समय काल है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हमारे बीच खड़ा हो सकता है कि जो यहाँ उल्लेख किया है कि जो पहले खोज हुआ था नवीनतम यानी नया जो खोज हुआ है, तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिला में स्थित जो लहुरा देव है, वहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है नया खोज के अनुसार। लेकिन इस खोज के पहले, इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम खेती का साक्ष्य वाला स्थल था वो मेहरगढ़ था, और ये मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। तो पहला जो रिसर्च हुआ था, पहला जो खोज हुआ था, उस खोज में हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़ का नाम आता था कि सबसे पहले खेती के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, वहाँ से प्राप्त हुए। लेकिन जो नया खोज हुआ है, जो करेंट खोज हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जो जिला है उसे में आपको लहुरा देव एक स्थल है, वहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच हमको चावल की खेती का साक्ष्य मिल रहा है। और ये जो मेहरगढ़ से पुराना जो खोज था, उसमें मेहरगढ़ से जो आपको खेती का साक्ष्य मिला था, उसमें गेहूं की खेती के साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से। और जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थित कोल्डिहवा। अब देखिए, अब ये चावल का साक्ष्य हमके लहुरा देव से भी प्राप्त हो रहा है, और पुराना जिस समय आपको मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के खेती का साक्ष्य मिला, उसी समय चावल के खेती का साक्ष्य आपको इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित जो कोल्डिहवा है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, यानी इससे 500 वर्ष बाद। तो इसलिए पहला स्थान मेहरगढ़ का दे दिया, क्योंकि उसके 500 वर्ष बाद आप देख रहे हैं कि कोल्डिहवा में मिल रहा है। ये पुराना रिसर्च में, पुराना जो खोज हुआ था उसमें, और नया खोज में तो इस पूरे दोनों डेट को फान गया। ये लहुरा देव में मिल रहा है आपको खेती का साक्ष्य। तो अब अगर हमारा अगर क्वेश्चन पूछता है और उसमें लहुरा देव और ये मेहरगढ़ दोनों अगर ऑप्शन दे देता है, तो उस स्थिति में हम लहुरा देव को टिक लगाएंगे। लेकिन अभी तक जितना भी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसमें चूंकि पुराने रिसर्च के आधार पर उसमें उसके ऑप्शन को तैयार किया है, कोई भी आयोग तैयार किया है, तो उसमें मेहरगढ़ को देता है। लेकिन अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आप जो है बेहिचक लहुरा देव को टिक लगाएंगे। तो इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। और देखिए, आप चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। चीन में एक यांगजी नदी घाटी है, यांगजी रिवर वैली है, और वहाँ पर हमें 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाए जाने का साक्ष्य मिल रहा। तो पुराना रिसर्च में हमारा 6500 ईसा पूर्व में कहाँ मिल रहा था? कोल्डिहवा में। नया रिसर्च में 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच कहाँ मिल रहा है? लहुरा देव में। और आपको देखिए कि जिस समय मेहरगढ़ में, पुराने रिसर्च के हिसाब से मेहरगढ़ में गेहूं की खेती के साक्ष्य हमें मिल रहा, उसी समय चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व में आपको चावल उगाए जाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा। तो ये जो आपका डेट है, इस डेट को पूरा आप जो है नोट्स वगैरह भी बनाते चलिएगा, और उसी चीज़ का नोट्स बनाइए जो आपको याद नहीं रहे। क्योंकि इतना बड़ा नोट्स बनाना आपको, हम समझते हैं कि इतना आसान चीज़ नहीं है। तो आप जितना पढ़ते हैं और जो आपको याद नहीं होता, जो समझ में नहीं आता, उसका आप नोट्स बनाइए।
मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। ये आपको एशिया महादेश में मक्का की खेती का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हो रहा। मक्का की खेती का साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में हमें मेक्सिको में पाया जा रहा मिल रहा है। अब देखिए बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में बाजरा की खेती का साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है। सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, यानी हम कह सकते हैं कि बाजरा की जो खेती है हम लोगों के यहाँ चीन से आया, जो साक्ष्य मिल रहा है उसके हिसाब से। और सोरघम की जो खेती है वह आपको ईस्ट अफ्रीका से आ रहा है, पूर्वी अफ्रीका से आ रहा है 5000 ईसा पूर्व में। और ये सोरघम क्या है, तो सोरघम को ही हम लोग अगर देखें तो इसी को ज्वार कहा जाता है। हमारे यहाँ इसको सोरघम को ही ज्वार कहा जाता है। और अगर आप हिंदी पट्टी में देखिएगा, बिहार वगैरह में देखिएगा तो इसको जनेरा कहा जाता है। और ये जनेरा ग्रामीण लोग कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, घास है जो जानवरों को खिलाया जाता है। तो इस तरह से ये जो ज्वार देख रहे हैं या बिहार के हिसाब से जनेरा देख रहे हैं या फिर अफ्रीका के हिसाब से उसको हम सोरघम कहेंगे। तो ये सोरघम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में आपको उगाया जा रहा है। राई के बारे में हम सभी जानते हैं। राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में इसको उगाया जा रहा है। तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। अब एक बात आप समझिए कि जई की खेती का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह 2300 ईसा पूर्व में कहाँ प्राप्त हो रहा है, यूरोप में प्राप्त हो रहा है। और आप लोग देखेंगे तो भारत में जैसे सनातन धर्म में जैसे दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो कलश वगैरह रखा जाता है, तो वहाँ पर आपको कलश के नीचे कुछ अनाज को उगा दिया जाता है, वो पौधा बन जाता है, तो जई का पौधा रहता है। और ये पौधा चूँकि सनातन तो भारत का पूरा कंप्लीट धर्म है, और इस जई का अगर हम देखें कि साक्ष्य हमें मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, यूरोप से मिल रहा है। यानी यूरोप से ये जई आया और ये 2300 ईसा पूर्व में इस जई की खेती का साक्ष्य हमें यूरोप से मिल रहा है। राई आपका 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया है। आपको बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में है। सोरघम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में है। तो ये आपका मैक्सिको में 6000 ईसा पूर्व में मक्का की खेती का साक्ष्य है। तो इसका जो टाइम टेबल है, जितना भी जो इम्पोर्टेंट अनाज है, इस अनाज के टाइम टेबल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगले हम पॉइंट को देखते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब ये जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से अगर देखें तो स्टोन कल्चर से आप इसको शुरू कीजिए। स्टोन कल्चर का मतलब हो गया कि प्रारंभ से लेकर के और नवपाषाण काल का जो समाप्ति होती है। अब नवपाषाण काल की समाप्ति का जो समय है उसको 1000 BC मानती है कौन, NCERT। और NCERT मानती है। लेकिन अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, अगर कार्बन डेटिंग का देखें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच आता है। तो 2300 यानी 1750 BC, तो 1000 से 700 वर्ष पहले यानी नवपाषाण काल में ही आपको कौन सा सभ्यता आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रहा है हड़प्पा सभ्यता या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो ये स्टोन एज में ही चला जाएगा। जबकि हम समझते हैं कि स्टोन एज से थोड़ा आगे की सभ्यता है ये, क्योंकि इसमें जो है लोग तांबे और कांस्य जुगिन सभ्यता इसे बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन और तांबे को मिला करके एक मिश्र धातु बना लिए थे जिसका नाम था कांसा। और ये कांसा से बने आपको पात्रों यानी बर्तन और
अन्य जो औजार है उसका उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मेहरगढ़ जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, यहाँ से अगर देखा जाए तो पाषाण काल से ही हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्टोन एज से लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के हड़प्पन जो कल्चर है वहाँ तक का एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मेहरगढ़ में पाषाण काल से ही लगातार जो है एक प्रोग्रेस चल रहा है, जो आकर के हमको दिखाई दे रहा है हड़प्पा सभ्यता तक कल्चरल प्रोग्रेस हमको दिख रहा है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। अब देखिए, लोग पालतू भी बना रहे हैं जानवरों को, और इतना पालतू बना रहे हैं कि ये मनुष्य के साथ जो ह्यूमन स्केलेटन है इसी के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम में मिला। बुर्जहोम आपको जम्मू कश्मीर में है। यानी इसका मतलब है कि कुत्ते और मानव कंकाल एक साथ जो है उसको दफनाया गया, मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अगर इसका जो पहला साक्ष्य हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए, गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। अब बुर्जहोम से और क्या प्राप्त हुआ? एक तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। दूसरा क्या प्राप्त हुआ? गर्द आवास, यानी हम कह सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे गड्ढा बना करके और वहाँ पर जो है घर बनाते थे, पिलर वगैरह ये खड़ा करके और वो फूस वगैरह ऊपर से डाल करके जानवरों से अपने बच्चों की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए। तो गर्द आवास यानी बंकर जो होता है आज के समय में, आधुनिक समय में जो बंकर होते हैं उसी का पुराना रूप हम बोल सकते हैं गर्द आवास को। तो गर्द आवास का साक्ष्य जो है ये भी हमें बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हो रहा है। तो ये दूसरा एविडेंस वहाँ से प्राप्त हुआ। अब सवाल उठता है कि इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ये डी टेरा और पीटरसन साहब ये दोनों ने मिल करके 1935 ईस्वी में ये जो पूरा स्थल है, जो हम कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो पूरा स्थल है, इसकी खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन कर रहे हैं। किस पूरा स्थल की? बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस पूरा स्थल की खोज। और यहीं पर डी टेरा और पीटरसन साहब को क्या मिल रहा है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिल रहा है और गर्द आवास का साक्ष्य इन्हें प्राप्त हो रहा है। गुप्त कराल कश्मीर में स्थित नौपाषाणी का स्थल है। ये गुप्त कराल ये कश्मीर में ये आपको एक और स्थल हमें प्राप्त हो रहा है जिसका नाम है गुप्त कराल, और ये नौपाषाण काल का स्थल है। गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है? गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुफा। गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार की गुफा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी प्रकार के आपको जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है या फिर जो आपको जीएस है तो उसके लिए गुप्त कराल का वर्ड मीनिंग आप निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। तो गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल होता है या कुम्हार की गुहा होता है। कुम्हार की गुफा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो गुहा रहे या गुफा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए इसको, यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। कहाँ के लोग? तो ये जो आप देख रहे हैं गुप्त कराल, यहाँ के लोग जो है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी खेती और पशुपालन का कार्य ये करते थे। उसके बाद और स्थल देखिए, चिरांद, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। बिहार में जो छपरा जिला है या वो छपरा जिसको बोलते हैं उसका
जो जिला का नाम अगर देखा जाए तो उसी को सारण कहा जाता है। तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में स्थित है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से 9 पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नियोलिथिक जो एज है 9 पाषाण काल है, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिहार के सारण जिले में स्थित जो चिरांद नामक पूरा स्थल है वहाँ से। और क्या मिला है यहाँ से, यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के बहुत सारे आपको टूल्स प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरन के सींगों से निर्मित है। अब जो भी उपकरण चिरांद से प्राप्त हुआ है हमें 9 पाषाण काल का, वह उपकरण हिरन के सींग से बना हुआ है। ये सभी औजार जो 9 पाषाण काल के औजार है, जो बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद नामक पूरा स्थल से मिले हैं, वे सभी औजार उपकरण हिरन के सींगों से निर्मित है। 9 पाषाण जुगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। अब और हम लोग चलते हैं नियोलिथिक साइट्स के तरफ। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के तरफ हम लोग देखते हैं कि 9 पाषाण युग में दक्षिण भारत में मृतक को, यानी जो मर गया, उसको दफनाने का जो स्थल है उसको क्या कहा जाता था, उस स्थान को बृहत पाषाण स्मारक के रूप में उसकी पहचान की गई है। और बृहत पाषाण के जगह आपको महापाषाण भी लिख देता है। बृहत पाषाण कहिए या इसी को हम महापाषाण भी इसको कहते हैं। और क्या मिला है, 9 पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। अब देखिए, जो नियोलिथिक एज है, जो 9 पाषाण काल है, उससे संबंधित एक और पूरा स्थल हम लोग देख रहे हैं। और वो पूरा स्थल कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर है। मैसूर जहाँ के हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए थे। तो कर्नाटक में मैसूर के पास एक जनपद है जिसका नाम है बेल्लारी। और उसी बेल्लारी जनपद में, मैसूर के पास ही बेल्लारी जनपद में एक पूरा स्थल है जिसका नाम है संगनकल्लू। संगनकल्लू इम्पोर्टेंट पूरा स्थल है। यहाँ से 9 पाषाण काल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं। पिकली हल, ये भी एक पूरा स्थल है। उतनूर, ये भी एक पूरा स्थल है। आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। तो आप राख के टीले का अगर हम एविडेंस देखें तो राख के टीले का एविडेंस देखिए कहाँ कहाँ से मिल रहा है, संगनकल्लू से मिल रहा है। ये संगनकल्लू कहाँ है, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू। और कहाँ से राख के टीले मिल रहा है, पिकली हल से मिल रहा है। और राख के टीले हमें कहाँ से मिल रहा है, उतनूर से मिल रहा है। तो संगनकल्लू, पिकली हल, उतनूर। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी लेवल पर या फिर सिविल आपको स्टेट पीसीएस में, तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से राख के टीले नहीं प्राप्त हुए हैं। और वहाँ ऑप्शन देगा संगनकल्लू, पिकली हल और उतनूर, एक ऑप्शन और दे देगा। और वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने में बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि संगनकल्लू, पिकली हल और उतनूर ये 3 स्थल है दक्षिण भारत के जहाँ से हमें राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो राख के टीले हैं, ये राख के टीले 9 पाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। अब 9 पाषाण काल में जैसा कि हम जानते हैं कि लोग खेती और पशुपालन दोनों शुरू कर दिए थे। तो ये जो राख का टीला है ये कहाँ मिला है, 9 पाषाण युग में जो पशुपालक समाज थे, जो पशुओं को चराते थे, तो उनके जो मौसमी शिविर है
वो एक खास मौसम में क्या करते थे कि वो एक शिविर बना करके वहाँ रहते थे, और उसी शिविर में चूँकि रहेंगे तो वहाँ उनके पशु भी रहेंगे, तो पशु उनके गोबर वगैरह जो आपको क्या करेंगे, उसका उत्सर्जन करेंगे, तो उसी को ये जला दिया करते थे। तो उसके जले अवशेष हमें मिले हैं पशुपालक समुदायों के ये के पास मिले हैं, मौसमी शिविर के पास। अब देखिए एक और क्रांतिकारी चीज़ आप नवपाषाण काल में, आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हम जानते हैं कि मानव आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही था, पैलियोलिथिक एज से ही था, लेकिन पैलियोलिथिक एज में भी मानव को ये पता नहीं था कि इस आग का हम उपयोग कैसे करें। उसके बाद और आगे जा कर के मध्य पाषाण काल में आप देखें कि भीमबेटका में आपको ये शिला चित्रकारी रॉक पेंटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी ये नहीं जान रहे कि आग का उपयोग कैसे करें। और आग की जानकारी इन्हें थी, लेकिन आग के उपयोग की जो जानकारी है ये इनको नवपाषाण काल में हुई। अब देखिए धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, और तांबे का आविष्कार भी हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में ही हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। अब ये नवपाषाण काल का जो ये चरण है, इसमें चूंकि नवपाषाण इसलिए कहते हैं कि पाषाण है, पत्थर है, और नौ इसलिए जोड़ते हैं कि ये जो पत्थर के उपकरण बना रहे हैं वह बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बहुत स्टैंडर्ड, उसका बहुत बढ़िया है, और उसी के साथ चूंकि धातुओं का भी ये प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आपको नियोलिथिक एज रखा गया। तो इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, इससे ताम्र को क्या बोलते हैं, चैल को बोलते हैं, और लिथिक का मतलब है स्टोन होता है। तो तांबा चूंकि चैल को और लिथिक, ये तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ उपयोग हो रहा है, इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या चैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। अब ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। ये ऐसी अवस्था है जिसमें पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग एक साथ हो रहा है। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब देखिए भारत में आखिर कौन कौन सा स्थल है जहां पर पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा है और तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा है। तो वो स्थल हमारा पहला जो एग्जाम्पल मिल रहा है, इसकी बस्ती कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग। और कौन सा स्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी आपको तांबे और पाषाण पत्थर दोनों के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, पश्चिमी महाराष्ट्र, ये यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, दक्षिण पूर्वी भारत में, यानी 4 स्थल का इसमें चर्चा किया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको ताम्र पाषाण युग की बस्ती मिली है, यानी तांबा और पत्थर दोनों के उपकरणों को प्रयोग करने वाले लोगों की बस्ती मिली है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और कहाँ मिला है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिला है। और कहाँ मिला है, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिला है, और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद इसका हम लोग इस साइड वाला पेज देखते हैं। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, ये है। अब देखिए ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ के मानव जो है तांबे और पत्थर दोनों के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे, और इसी कारण इसे हम कहते थे कि ये ताम्र पाषाण संस्कृति वाले लोग थे। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहाँ कहाँ से आखिर ये ताम्र पाषाण
संस्कृति के लोग थे। तो उसमें से आप देखिए ये आहार, उस स्थल का नाम आहार है। और कौन सा स्थल है? बालाथल। और क्या स्थल, कौन सा स्थल है? बागोर। और कौन सा है? उजियाना। और एक है गिलुंद। अब यहाँ पूछ देगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सा पूरा स्थल है जो ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। और वहाँ आपको दे देगा बालाथल, उजियाना, गिलुंद, और एक ऑप्शन में आपको लिख देगा, आपको बनावली लिख देगा। तो सॉरी, राजस्थान का एक दूसरा जो आपको कोई स्थल होगा उसको लिख देगा। अब वहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार, बालाथल, बागोर, उजियाना और गिलुंद, ये 5 स्थल है जहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये जो पूरा स्थल है बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन बना सकता है इससे कि निम्नलिखित में से कौन से पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित नहीं है। और उसमें से आहार, बालाथल, बागोर, उजियाना, गिलुंद, इसमें से 3 दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। अब आपको जो है वहाँ परेशानी हो जाएगी कि भाई इसमें से कौन है जो बनास घाटी में स्थित नहीं है। तो ये, और चूंकि बनास घाटी में ये सभी पूरा स्थल स्थित है, इसलिए यहाँ की संस्कृति को बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार को ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता है और इसे ताम्बवती का अर्थ होता है तांबा वाला जगह। उसके बाद दूसरा स्थल देखिए गिलुंद, बालाथल, उजियाना, ये 3 स्थल की बात हो रही है। गिलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को 4 दीवारी से घेरा गया है। जो घर है वहाँ के लोगों के, उसको बाउंड्री वाल से चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो यहाँ आहार के पास, अब आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत मिली है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। अब देखिए यहाँ आहार जो है जिसका अर्थ है ताम्बवती, तो उसी के पास गिलुंद है और वहाँ पर मिट्टी की इमारत मिली है। एक ऐसा मकान मिला है जो मिट्टी की बनी हुई है। कहाँ मिला है? गिलुंद में मिला है, आहार के पास। लेकिन कहीं कहीं आपको पक्की ईंटें भी लगी हुई है मकान में। पूरा का पूरा आपको पक्की ईंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पक्की ईंटें भी आपको मिली हुई है। इसका मतलब है कि ताम्रपाषाण काल के लोग भी पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में जानते थे। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अब देखिए गिलुंद जो है वो भी तो ताम्र संस्कृति से संबंधित स्थल है, इसलिए गिलुंद में भी तांबे के टुकड़े मिले हैं। अब इसका टाइम पीरियड देखिए, ये जो आहार संस्कृति है वह 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है। अब ये इसका जो टाइम पीरियड है वह 2100 से 1500 ईसा पूर्व है आहार संस्कृति का। यदि हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में है ये आहार संस्कृति। लेकिन अन्य जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उससे ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। अब किस बात में आहार संस्कृति, जिसका समय काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व है, वह अन्य ताम्रपाषाण संस्कृति से भिन्न है। तो भिन्न होने का कारण है कि अन्य जो ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र है वहाँ पर जो आपको मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो लाल और काले रंग का उस पर लेप चढ़ा हुआ है। वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए आहार के, अगर हम मृदभांड को देखें तो यहाँ पर लेप जो
लेप तो लाल और काले रंग का ही है, लेकिन लेप के ऊपर सफ़ेद व्हाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है आहार में। और इसी मायने में जो आहार संस्कृति है, जिसका समय काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व है, अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है। और चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। ये जो मृदभांड परंपरा है, ये आहार में चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड विशिष्ट रही है। यानी कह सकते हैं कि ये जो काले लाल जो मृदभांड परंपरा है यहाँ की, जिस पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, वह अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली प्रमुख स्थल है। अन्य जो ताम्रपाषाणिक स्थल है उसको देखिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये तो राजस्थान वाला पार्ट हम लोग यहाँ देखे थे, उसके बाद हम लोग पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं। तो उस ताम्रपाषाणिक जो स्थल मिले हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उसमें कौन कौन है? तो ये मालवा है, कायथा है, एरन है और नवदा टोली है। ये 4 है। वहाँ पर आपको आहार, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद था राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थल। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, एरन और नवदा टोली। इसमें से आप देखिए, ये जो नवदा टोली है, यह मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खारगोन। तो इसी खारगोन डिस्ट्रिक्ट में नवदा टोली स्थित है, ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल। अब ये जो नवदा टोली है, इसका एक्सकेवेशन किसने करवाया था? इसका उत्खनन HD सांकलिया साहब ने कराया था। HD सांकलिया ने आपको नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। ये ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ से सर्कुलर आपको होम्स मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि चौकोर और वृत्ताकार 2 तरह के घर यहाँ पर मिल रहे हैं नवदा टोली में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और ये जो घर है मिट्टी, बांस एवं फूस के बने हुए हैं। अब यहाँ के मृदभांडों के बारे में देखिए। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। ये देखिए, ज्योमेट्रिक वेन डायग्राम कह सकते हैं कि रेखा चित्र जो है आपको बनाया गया है उस मिट्टी के बर्तन पर। कहाँ पर? ये नवदा टोली में। और आप वहाँ जो देखे, कहाँ पर ये हम लोग देखे थे? ये आहार में। तो आहार का जो आपको मिट्टी का बर्तन था, उसमें लाल काला रंग से पेंटिंग किया गया था, लेकिन उस पर सफ़ेद कलर का चित्रकारी था। और यहाँ नवदा टोली वाला में ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है, पेंटिंग लाल काले से ही है। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर हमें दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक अलग और कल्चर के बारे में चलते हैं, जिसका नाम है कायथा संस्कृति। कायथा कल्चर को हम लोग देखते हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए, एक कल्चर आ गया हमारे पास। हम लोग पहले पुरा पाषाण काल पढ़े, उसके बाद मध्य पाषाण काल पढ़े, उसके बाद नव पाषाण काल पढ़े, और फिर जब पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होने लगा तो ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ। और ताम्र पाषाण काल में भी हम लोग कई स्थल देखे। अब हम लोग एक नया कल्चर देख रहे हैं जिसका नाम है कायथा संस्कृति। तो ये जो कायथा संस्कृति है, इसको देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, यानी बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के समय की ही यह संस्कृति है। और इसके जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है,
उसमें हड़प्पाई लक्षण दिखाई देता है कैथा संस्कृति। यानी कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग शायद कैथा संस्कृति के लोगों से ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा हो, अगर उससे थोड़ा सा प्राक हड़प्पी हड़प्पा से पहले का अगर है तो। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैथा संस्कृति है एक प्रकार से हड़प्पा संस्कृति के बिल्कुल करीब का आपको समकालीन संस्कृति है। अब इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा यानी मध्य प्रदेश से। आपको कैथा संस्कृति की 40 बस्तियां आपको मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है ये बस्ती। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अब ये जो मालवा कल्चर है वह अपने मृदभांडों यानी मिट्टी के बर्तन की जो क्वालिटी है, उत्कृष्टता है, उसके लिए जानी जाती है मालवा। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। अब यहाँ पर कुछ किलाबंद बस्तियां भी मिली है, यानी बस्तियों को एक बड़े से किले से घेर दिया गया है। तो किलेबंद बस्ती जो मिला है वह मध्य प्रदेश में 2 जगह से मिला है, एक कैथा है और एक एरन है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में एक स्थल है जिसका इनाम गांव, यहाँ यह भी स्थल आपको किलेबंद है, यानी ऐसा बस्ती है जिसको चारों तरफ से किला से घेर दिया गया है। अब पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पूरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे। अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहमदनगर में ही 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो अहमदनगर जो पश्चिमी महाराष्ट्र का प्रमुख पूरा स्थल है, तो अहमदनगर जिले में आपको जोरवे, उसके बाद नेमासा, उसके बाद दैमाबाद, ये तीनों आपको अहमदनगर जिले में है। जोरवे, नेमासा, दैमाबाद अहमदनगर जिले में है। ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल है। ये देखिए आपको अहमदनगर जिले में जोरवे, नेमासा, दैमाबाद। और पूना जिला में देखिए कौन है, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव। पूना जो जिला है उसमें चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये 5 स्थल पूरे जिले में हम देख रहे हैं। जो आप देखिए यहाँ पर कि अहमदनगर जिले में जोरवे, नेमासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति है जोरवे संस्कृति। और ये जोरवे अहमदनगर जिले में स्थित है। ये सभी जोरवे संस्कृति के स्थल है। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। आपको जोरवे संस्कृति के 200 स्थल मिले हैं, और उस 200 स्थल में से अगर देखा जाए तो ये जो दैमाबाद है, ये दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ये अहमदनगर जिले में स्थित है। दैमाबाद सबसे बड़ा आपको स्थल है साइट से, और यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो 20 हेक्टेयर का मतलब है कि 20 को 10,000 से गुना कर दीजिए, उतना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है दैमाबाद, जो जोरवे संस्कृति का स्थल है, और जिसमें लगभग 4,000 लोग रह सकते थे। इतना बड़ा स्थल है दैमाबाद जोरवे संस्कृति का, जो संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच जो है विकसित हुई थी। तो वहाँ पर 4,000 लोग रख सकते थे, और ये दैमाबाद 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए नेमासा, ये भी अहमदनगर जिले में है। ये भी जोरवे संस्कृति का स्थल है। नेमासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन यानी इसी को हम लोग बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हम लोग जूट या पटुआ वगैरह भी बोलते हैं। तो इस पटसन का साक्ष्य हमें नेमासा से प्राप्त हो रहा है। जोरवे संस्कृति से का ये स्थल है नेमासा, जो अहमदनगर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए टोटीदार पात्र
परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। अब अभी तक जितनी भी हमने संस्कृति देखी है जैसे पूरा पाषाण काल की संस्कृति, मध्य पाषाण काल की संस्कृति, नव पाषाण काल की संस्कृति, उसके बाद हमने ताम्र पाषाण संस्कृतियों को देखा, उसके बाद जोड़वे संस्कृति को देखा, कायथा संस्कृति को देखा। अब ये जो जोड़वे संस्कृति है उसमें सबसे विशिष्ट है ये। और क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसमें टोटीदार पात्र परंपरा विकसित हो रही है। यानी इनके जो पात्र है, बर्तन है, उसमें टोटी लगा हुआ है पानी वगैरह निकलने के लिए। तो ये विशेष पहचान है जोड़वे संस्कृति की। अब चलिए, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये जोड़वे संस्कृति। तो इस महाराष्ट्र का जो आप ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है जोड़वे संस्कृति, और इस जोड़वे संस्कृति का जो स्थल आप नेवासा, दैमाबाद, चंदोली और ये इनामगांव 4 स्थल का नाम आया है। ये जो देखे हैं पूरा स्थल, इसमें मृतक को, डेड बॉडी को अस्थि कलश में डाल करके और तब उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में मृतक को लिटा करके और घर के फर्श के नीचे जो है दफनाए जाने का हमें साक्ष्य मिला है। तो हम देखिए, ये नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, यहीं पर अस्थि कलश में आपको मृतक को रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में और फर्श के नीचे दफनाए जाने का हमें एविडेंस प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, आरंभिक जो ताम्र पाषाण अवस्था, यानी पत्थरों के साथ जब तांबे का प्रयोग स्टार्ट हुआ तो उसको हम आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था कहेंगे। तो उस समय में इनामगांव जो स्थल आप देख रहे हैं, इनामगांव कहाँ पर है? तो इनामगांव आपको महाराष्ट्र में है। ये किलाबंद बस्ती है आपको। तो इनामगांव जो है वहाँ पर चूल्हा मिला है खाना पकाने का, और उसके साथ साथ बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। उसी मकान में आपको चूल्हे भी बने हुए हैं, और ऐसे भी मकान मिले हैं जो गोलाकार गड्ढा के अंदर बना हुआ है। गोलाकार गड्ढों वाले भी मकान मिले हैं आपको इनामगांव से। अब आगे वाला हम देखते हैं। पश्चात की अवस्था, अब देखिए ताम्र पाषाण काल के थोड़ा बाद की अवस्था देखिए। तो शुरुआत का हमने देखा कि इनामगांव में आपको चूल्हा मिल रहा है, मकान के अंदर मिट्टी के मकान है, और वो मकान आपको गोलाकार गड्ढे वाला भी मकान मिल रहा है और उसमें मिट्टी के चूल्हे मिल रहे हैं। और उसके बाद की जो अवस्था है 1300 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की, तो इसमें 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। देखिए, अब कमरे भी बनाने लगे मानव, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और 1 कमरा वृत्ताकार है। 5 कमरों वाला मकान जो है 1300 से 1000 ईसा पूर्व में आपको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बाद की अवस्था में मिल रही है। 5 कमरों वाला एक मकान, और इसमें 4 कमरा रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और 1 कमरा सर्कुलर है, वृत्ताकार है। और क्या मिल रहा है? इनामगांव में 130 से अधिक घर। अब ये एनसीईआरटी अगर देखिएगा तो 100 से अधिक घर, तो 130 और 100, 130 से अधिक और 100 से अधिक दोनों ऑप्शन दे देगा। तो आप एनसीईआरटी वाला को ही सही कीजिएगा, उसको नहीं मानेगा एनसीईआरटी। तो इनामगांव में 130 से अधिक घर और एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई। बहुत सारे कब्र पाए गए इनामगांव में। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ये इनामगांव में 130 घर से अधिक घर मिला है। ये बस्ती है जिसमें 130 से अधिक घर है। एनसीईआरटी कहता है कि 100 से अधिक घर है।
और ये जो घर है इनाम गांव का, ये आपको खाई बनाया हुआ चारों तरफ से, खाई बना करके घिरा हुआ है। और उसके बाद पूरे बस्ती को किले बंद किया गया है, मतलब किला बना करके इसको घेर दिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आपका जो घटना चक्र का जो हम लोग हिस्ट्री जो 226 प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका दूसरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, नेट वगैरह का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप जो है से आप स्लाइड, पीपीटी, ये सब जो चैट जीपीटी से, एआई से आप जो डाउनलोड करके और उसको हम आकर्षक बना करके जो पढ़ते हैं, उससे कभी भी आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा। सिलेबस आपको तभी पूरा होगा जब कुछ मानक जो किताबें हैं, चाहे सभी एनसीईआरटी की किताबें हैं, पिछले जो पीवाईक्यूज है, उसके बाद आपके जो सिलेबस है और कुछ जो एक्सपर्ट है इंडिया लेवल पर जो आपके हिस्ट्री के, तो उनके डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको पीपीटी और ये लंच फंद ये चलता है, आपको वो आकर्षक बना करके हंसी मजाक से आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिलेबस की समझ होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्शस होकर के इसको हर लेक्चर को सुनेंगे। और हम आप यकीन मानिए, अगर प्रत्येक लेक्चर को आप डेली एक बार कंटिन्यू करके आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की हम व्यवस्था आपका ये कर देंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।